हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यार पब्लिकेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा आप सबको पता है कि हमारी रेलवे की जनरल स्टडीज का बैच चल रहा है और उसमें आपका सब्जेक्ट सबसे पहले हम करा रहे हैं साइंस। साइंस के 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। जिन बच्चों ने भी अगर अब तक नहीं देखा है तो जाके पहले वो 2 लेक्चर देख लो, ठीक है, उसके बाद ही समझ आएगा। लास्ट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था मोशन। तो मोशन और आज का चैप्टर काफी रिलेट करते हैं दोनों एक दूसरे से। तो अगर आपने पहला वाला चैप्टर नहीं देखा है, लास्ट वाला, तो पहले उसको देखना है, उसके बाद ही इस चैप्टर को देखना है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बल यानी कि फोर्स, ठीक है। डेली लाइफ में आप सबको पता है, हर चीज में जो भी हम काम कर रहे हैं बिना फोर्स के तो कोई काम होता ही नहीं है आपका। तो लेकिन साइंस में हमारा बल क्या है, क्या कहते हैं, क्या डेफिनेशन है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो अगर हम साइंस की बात करें तो भौतिकी में बल एक धक्का है या फिर हमारा खिंचाव है। मतलब किसी भी चीज को धक्का देना या फिर किसी भी चीज को खींचना, अपनी ओर खींचना या फिर अपने से दूर उसको धक्का देना, ये क्या कहलाता है, हमारा फोर्स कहलाता है। लेकिन फोर्स सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूला भी आपको याद करने, काफी मतलब वास्ट चैप्टर है ये, तो हम सारी चीजें अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो देखो फोर्स क्या है। बेसिकली जो फोर्स है वो हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की जो स्टेट है, जो पोजीशन है, उसको क्या कर देता है, उसको चेंज करता है। पोजीशन को चेंज कर रहा है। जैसे कि कोई पोजीशन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर रेस्ट की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में, तो फोर्स क्या करेगा, हम उस पर बल लगा के उसको गति में ले आएंगे। या फिर कोई भी वस्तु हमारी अगर गति की अवस्था में है तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम जो है उस पर बल लगा के उसकी जो गति है, उसकी मोशन है, उसको क्या करेंगे, रोक देंगे। मतलब कि ये मोशन से हमारा क्या, मोशन यानी कि गति से रेस्ट में ला सकता है किसी भी वस्तु को, और दूसरा हमारी किसी भी वस्तु को रेस्ट से हमारा मोशन में ला सकता है, ठीक है। और कोई वस्तु अगर धीमे से गति कर रही है तो उस गति को बढ़ा भी सकता है। अगर कम स्पीड से गति कर रही है तो उसको हमारा क्या कर रहा है, बढ़ा भी सकता है, और कम ज्यादा से घटा भी सकता है, तो ये काम भी कर सकता है। भौतिकी में बल एक धक्का, पुश या खिंचाव है जो किसी वस्तु के आकार, चाल, दिशा या विराम गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। दिशा भी बदल सकता है। जैसे कोई भी वस्तु थी, ऐसे करके ईस्टवर्ड उसका मूवमेंट था, ईस्ट की, पूर्व की दिशा में चली जा रही है, हमने उस पर बल लगाया, उसको मोड़ दिया, तो अब उसकी दिशा जो है वो हमारी परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ये वाला बोर्ड है, ये रेस्ट की, जब से भी ये फिट हुआ है यहाँ पे, ये रेस्ट की अवस्था में इस पे लगा हुआ है। अगर मैं चाहूँ इस पे बल लगा के इसको उठा के इसकी स्थिति से चेंज कर दूंगी, इसको उठा के हम क्या है, इसको कहीं और ले जा सकते हैं, यानी कि अब वो मोशन में आ गए। सेम साइकिल है, जब तक आपके पार्क में खड़ी हुई है, ठीक है, तब तक क्या है, वो आपकी रेस्ट की, विश्राम की अवस्था में। लास्ट क्लास में विश्राम और अच्छे से देखा था हमने, ठीक है। कोई भी वस्तु हमारी मोशन में तब आती है जब पहले वो विश्राम की अवस्था में रही होती है, ठीक। फिर हमने क्या किया, साइकिल को उठाया, उस पर बल लगाना शुरू करा, उसके बाद क्या है, हमने साइकिल को मूवमेंट में हम लेके आ गए, इसको मोशन में लेकर आ गए, ठीक। तो ये हमारा होता है क्या, आपका फोर्स। अब फोर्स के टाइप कितने हैं अभी वैसे बता दिया, पर फिर भी एक बार देख लो। फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट में कैसे 3 टाइप्स के चेंज आते हैं, कैसे 3 चेंजेस आते हैं। एक तो मोशन चेंज, कोई भी गति में था, मतलब चलना या फिर रुकना, तो एक तो उसके मोशन में चेंज ला सकते हो आप। दूसरा उसकी स्पीड में, मैंने बताया था स्पीड को आप तेज भी कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, साथ ही हम स्पीड को क्या है, आपका डिक्रीज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हो, आप कम भी कर सकते हो फोर्स से। अगला है हमारा शेप चेंज। किसी भी ऑब्जेक्ट का आप शेप को तो क्या है, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हम जो है शेप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्प्रिंग होता है हमारा, स्प्रिंग को ऐसे आप दबा दो, छोटा कर लिया उसका, फिर छोड़ दो, फिर वो अपनी जगह पे आ जाती है। सेम रबड़ को हम खींचते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। बलून है, कभी बलून हाथ में लिया होगा, बलून को क्या ऐसे करके हवा भरी हुई बलून को अपने उसकी शेप को चेंज कर सकते हो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी हम जो है बल लगा के आपका चेंज कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं, आपका मोशन में, गति में चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं, और साथ ही उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है इसकी न्यूटन, और सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो सीजीएस यूनिट होती है हमारी डाइन। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि एक डाइन में हमारे कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। और 1 न्यूटन में हमारे कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन्स हमारे होते हैं। यानी कि आपका बड़ा कौन सा, बड़ा हमारा न्यूटन है, डाइन आपकी छोटी यूनिट है। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो वो है हमारा MLT
-2। ये कैसे निकलता है, ये हमने पहली क्लास में ही आपको बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला को कैसे निकालना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्या देखेंगे हम? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ये सारे टाइप्स हैं यहां से। टाइप्स ऑफ फोर्सेस यानी कि बल के कितने प्रकार होते हैं, बल को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक बार हम उसको देखेंगे। सबसे पहला आता है हमारा कांटेक्ट फोर्स होते हैं। देखो, एक होते हैं कांटेक्ट फोर्स, एक होते हैं हमारे क्या, संपर्क बल, इंग्लिश में ही लिख देती हूँ। एक होते हैं आपके कांटेक्ट और एक होते हैं हमारे नॉन कांटेक्ट। कैसे? एक रहेगा हमारा नॉन कांटेक्ट। अब कांटेक्ट की बात क्या है, इसमें आपको क्या, टच की जरूरत पड़ेगी, इसमें हमको टच करना पड़ेगा। अगर बल लगाना है तो आपको टच करना पड़ेगा। इसमें हमारा क्या है, टच आपका रिक्वायर नहीं होता है, बिना टच के ही आप फोर्स को लगा सकते हो। तो कांटेक्ट संपर्क बल वे बल होते हैं जो कार्य तभी करते हैं जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो, जब टच में आएंगी तभी हम जो है क्या है, फोर्स लगा पाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, दो सरफेसेस की इरेगुलरिटी के कारण, मतलब दो सरफेस है आपस में, ठीक है, तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल जिसको बोलेंगे, घर्षण बल लगेगा उन दो सरफेसेस के बीच में। ठीक, दो सरफेस की इरेगुलरिटी के कारण ये होता है और ये हमेशा मोशन को अपोज करता है। ये कैसा, अपोजिट फोर्स है। ठीक है, ये अपोजिट कैसा, अपोज करेगा। जैसे कि कोई भी दो वस्तु आपस में है, एक साथ है, तो वो दोनों एक दूसरे के मोशन को क्या करती है, हमारा अपोज करती है। ठीक है, तो इसका जैसे एग्जाम्पल हम बात करेंगे, कोई भी जैसे गाड़ी है, कोई कार है, कोई साइकिल है, दोनों आपकी रोड पे चल रही हैं, तो उसके पहिए क्या है, आपके पहिए के बीच में और जो रोड की सतह है, जैसे ये रोड है और इस पे जो पहिया चल रहा है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमारा कैसा है, वो आपका फ्रिक्शन फोर्स है। तो जो नीचे से फोर्स लग रहा है वो जो मूवमेंट हो रहा है उसके व्हील्स के द्वारा उसको अपोज करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारी जो सरफेस की असमानता है, दो इरेगुलर सतह के बीच में आपका फोर्स कौन सा लगता है, किस प्रकार का बल लगता है, तो आपको याद रखना है कैसा, घर्षण बल, क्या बोलेंगे हम इसको, घर्षण बल या फिर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, फिर आता है हमारा नॉर्मल फोर्स, सरफेस द्वारा, किसी भी सतह द्वारा वस्तु को ऊपर की ओर दिया गया परपेंडिकुलर फोर्स। जैसे कि ये मेरा ऐसे करके मैंने जो इस पेन को अपने हाथ पे रख लिया, तो ये इसको कैसे, परपेंडिकुलर ये जो है फोर्स इस पे लगा रहा है। जैसे हमारी कोई सेल्फ है, कोई टेबल है, टेबल पे जब हमने किताबें रखी, बॉटल रखा, जो भी सामान रखा, तो किताबों के द्वारा उस टेबल पे जो बल लगाया जा रहा है वो कैसा है, वो हमारा कैसा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है। और क्या है, परपेंडिकुलर वो आपका लग रहा है। जैसे ये सतह हो गई, ठीक है, इस पे हमारी ये बुक्स लगी हुई है, रखी हुई है, तो ये कैसा परपेंडिकुलर फोर्स इसके ऊपर लगाया जा रहा है। एक होता है हमारा अगला टेंशन। टेंशन क्या, रोप वायर स्ट्रिंग में खिंचाव उत्पन्न फोर्स। जैसे आपने स्कूल में हमेशा वो खेला होगा, रस्सी कूद वाला जो गेम होता है, एक तरफ कुछ लोग होते हैं, एक तरफ कुछ लोग होते हैं, ठीक है, तो वो किस प्रकार का फोर्स है, यानी कि वो एक रस्सी को खींच रहे हो, उसमें तनाव आ रहा है, या फिर आप कोई भी इलास्टिक वाली चीज को खींच रहे हो तो उसमें क्या लेकर आ रहे हो, तनाव लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो इसी फोर्स को हम टेंशन बोलते हैं। ओके, अगला है हमारा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या है, ये कंप्रेस या स्ट्रेच करने पर फोर्स जो है रीस्टोर हो जाता है। किसी भी चीज को जब आप खींचोगे तो उसके अंदर एक प्रकार का बल जो है वो रीस्टोर हो जाता है। ठीक, जैसे जब आप रबड़ को खींचते हो ना, तो उसके अंदर आपका बल जो है, आपने जो उस पर बल लगाया ना, वो स्टोर हो गया। आपने देखा होगा कि जब हम रबड़ को एक तरफ से खींचते, एक तरफ दूसरा खींच रहा है, ठीक, लेकिन उसके बाद जब उसमें फोर्स स्टोर हो गया, जो आपने बल लगाया, उसके बाद उसके अंदर बल एक इकट्ठा हो गया, फिर जैसे ही आप रबड़ का एक सिरा छोड़ोगे ना, तो वो जाके दूसरी तरफ बहुत जोर से लगेगा। उसका रीजन है क्योंकि उसके अंदर जो फोर्स था वो आपका स्टोर हो गया था। ठीक है, तो क्या है, हमारा फोर्स जो है उसके अंदर स्टोर हो जाता है, और यही हमारा हुक्स लॉ कहता है। जैसे ये देख लो, एग्जांपल्स हैं, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर फोर्स का एग्जांपल है, ये भी हमने देखा था, खींच रहे, टेंशन उत्पन्न कर रहे हो आप। अब आ जाते हैं हमारे असंपर्क बल, जिसमें क्या है, आपको फिजिकल टच की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिजिकल टच की जरूरत नहीं है, बिना छुए जो है ये हमारे फोर्स हैं जो लगते हैं। जैसे मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट आपने देखी होगी, चुंबक और एक लोहे की कील लो, उन दोनों को आपस में आप टच भी नहीं कराओगे, बट फिर भी वो अपनी तरफ खींच लेगी। तो वो जो बल लगा, चुंबकीय जो बल लगता है, वो हमारा किस प्रकार का फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, असंपर्क बल है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये वे बल होते हैं जो बिना संपर्क के कार्य करते हैं, सिंपल एज दैट। ओके,
जैसे इसमें बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पेन है, मैं छोड़ूंगी नीचे, ये ऐसे करके नीचे गिरेगा, यानी कि अब धरती ने इसको छुआ तो नहीं कि तुम मेरी तरफ आओ, तो ये बिना छुए ही ये हमारा फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो गुरुत्वीय बल जो है वो हमारा लग रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे यूनिवर्स की जितनी भी बॉडी है पूरे ब्रह्मांड की, उनके मोशन को कंट्रोल, उनकी चाल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा यही फोर्स करता है, जिसका नाम है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। देखा है हमारा मून अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, अर्थ मून पे फोर्स लगा है, जिसकी वजह से हमारी टाइड्स भी आती हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर। तो क्या है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और दोनों फोर्स जो है मतलब ज्यादा कम नहीं है, बराबर फोर्स है, इसकी वजह से वो जो है हमारा मून घूमता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि हमने उसको खींच लिया। जिस दिन अर्थ का फोर्स ज्यादा हो जाएगा उस दिन क्या है, हम मून को अपनी तरफ खींच लेंगे, अर्थ पे आके वो गिर जाएगा। ठीक, तो क्या है नेक्स्ट हमारा, यह मास बिटवीन अट्रैक्शन का फोर्स करता है, मास बिटवीन अट्रैक्शन का एक फोर्स है। जैसे इसमें क्या है, मास है, कोई भी मास वाली बॉडी होगी, कोई बॉडी है जिसमें मास है, उस पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा लगता है। ठीक है, अगला है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थैतिक बल। जैसे आपने देखा होगा बचपन में ये किया होगा कि हम स्केल लेते हैं, स्केल जो पटरी आती है सेंटीमीटर्स वाली, उसको बालों में जब रब करेंगे, उसके बाद छोटे छोटे पेपर जो होते हैं ना, पेपर को छोटे छोटे टुकड़े अभी भी चाहे करके देख सकते हो, उनको जमीन पे रख लेना किसी जगह पे, और फिर जो आपने अपने बालों में रगड़ा है उस स्केल को, उसको ऐसे करके लगाना, तो वो पेपर जो है ना वो उठ के स्केल पे चिपकना शुरू हो जाएंगे, और वो कैसा है, कौन सा फोर्स है हमारा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थैतिक बल है। ठीक है, वैद्युत स्थैतिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस। वैद्युत स्थैतिक बल स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और विकर्षण बल होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि एकदम से सबकी बॉडी के अंदर करंट आना शुरू हो जाता है, किसी को भी छुओ एकदम से करंट मार जाएगा, ठीक है, वो इसकी वजह से होता है। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक चुंबकीय बल। चुंबकीय बल मैंने बताया था आपको, देखो ठीक, मैग्नेटिक फोर्स ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये हमारा कैसा है, ये आपका न्यूटन भाई साहब है, ये एप्पल गिर रहा है, उनके दिमाग की बत्ती जल जाती है, तो ये कैसा है, ये गुरुत्वीय बल है। और ये कैसा है हमारा, ये आपका वैद्युत स्थैतिक बल है हमारा। मैग्नेटिक फोर्स वैसे तो बता ही दिया। चुंबकीय बल वह बल है जो चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों या फिर अन्य चुंबकों पर लगाया जाता है, इसको हम बोलते हैं आपका मैग्नेटिक फोर्स। बेसिकली बस इतना याद रखना है आपको कि हमारा जो फोर्स है उसमें फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, संपर्क हो रहा है दो वस्तुओं का या नहीं हो रहा है, या बिना संपर्क के उस बल को हम लगा पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब दूसरा और देखते हैं बैलेंस्ड फोर्स, कैसे हमारे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, क्या क्या रहेगा हमारा में संतुलित और हमारा असंतुलित बल। कैसा आपका संतुलित, लिख देते हैं संतुलित, और एक होता है हमारा असंतुलित। ठीक है, अब देखो संतुलित बल कैसा है। संतुलित बल यानी बैलेंस फोर्स ऐसा है कि दो फोर्स अपोजिट साइड से लग रहे हैं, और जो दो फोर्स हैं वो हमारे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो यानी कि नेट फोर्स जो रहेगा, जो कुल फोर्स रहेगा वो हमारा जीरो रहता है इस केसेस में। जैसे इस वाले एग्जांपल से ये 3 लोग इधर से रस्सी खींच रहे हैं, इधर 3 लोग रस्सी खींच रहे हैं, ये मान के चलो इन तीनों का एक बंदा जो है, एक पर्सन लगा रहा है हमारा 50 न्यूटन का बल, यानी कि तो ये टोटल कितना हो गया 50 न्यूटन, 150 न्यूटन हो गया। इधर भी सेम बल लगा रहा है, मतलब ये शायद 60 लगा रहा हो, ये 40 लगा रहा हो, ये 50 लगा रहा हो, मतलब टोटल जो नेट है वो हमारा 150 ही है। तो आप रस्सी कूद में क्या करोगे, सॉरी रस्सी खींच प्रतियोगिता में कोई नहीं जीतेगा, ये हमेशा ऐसे ही बैलेंस रहेगा। ठीक है, जैसे आप कई लोग पंजा लड़ाते हैं, ठीक है, तो पंजा लड़ाने में क्या होता है, हाथ गिरता ही नहीं है वो बीच में, यानी कि दोनों के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है ना वो सेम है, एक्जैक्टली सेम है, तो मूवमेंट होगा ही नहीं। तो इसमें क्या है, ये हमारा संतुलित बल है, तो इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या है, कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं बताऊं, मैं इस बोर्ड को अगर खींचने की, तोड़ने की कोशिश करूंगी तो मैं ही इस पे बल नहीं लगा रही हूं, ठीक है, सिर्फ मैं ही लगा रही होती तो 1 सेकंड में आ जाता। ये जो बोर्ड है ना वो भी हमारा इस पे बल लगा रहा है, क्या वो भी हमारा इस पे जो है बल लगा रहा है। तो जब जैसे ही मेरा बल लगाया हुआ ज्यादा हो जाएगा, ये बोर्ड उखड़ जाएगा, और तब तक नहीं उखड़ेगा जब तक इस बोर्ड का मुझ पे लगाए जाने वाला बल, यानी मेरे बल को अपोज करने वाला, विपरीत दिशा में जो काम कर रहा बल है, अगर वो हमारा ज्यादा रहेगा तब तक ये बोर्ड नहीं उखड़ेगा। जैसे ही वो कम हो जाएगा ये बोर्ड हमारा उखड़ के बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब जैसे कोई हट्टे कट्टे एकदम से लोग होते हैं, वो
मतलब उनमें फिजिकली कैपेबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं किसी भी चीज़ पे, तो वो काम आसानी से कर लेते हैं। वही मुझे इसमें शायद बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा संतुलित बल, बैलेंस फोर्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये बराबर होते हैं और अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक दूसरे के अपोजिट ही तो काम कर रहे हैं। नो चेंजेस मोशन, जो हमारी स्थिति है, मोशन है तो मोशन, रेस्ट है तो रेस्ट, कोई भी स्थिति में चेंज नहीं आएगा अगर दो फोर्स हमारे इक्वल लग रहे हैं। ठीक है, असंतुलित फोर्स की वही बात करेंगे तो नेट जीरो फोर्स नॉन जीरो होता है। इसमें नेट जीरो फोर्स कितना रहेगा? इसमें नेट फोर्स जीरो रहेगा। नेट फोर्स हमारा नेट फोर्स जो है वो आपका इज इक्वल टू जीरो, और इसमें हमारा नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। इसमें क्या है? जैसे इधर से जो लग रहा है फोर्स वो लग रहा है हमारा कितना? 150, और इधर से लग रहा है 50 न्यूटन ही सिर्फ। तो क्या है? ऑब्वियसली बात है, इधर ज्यादा लग रहा है फोर्स तो ये दोनों लोग जो है खिंच के हमारे इस साइड को आ जाएंगे। आगे समझ में? तो ये हमारे कैसे बल हो गए? तो एक संतुलित हो गया और एक हमारा हो गया असंतुलित बल। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना कि न्यूटन साहब ने ये बोला है, आप फोर्स पढ़ते हो तो फोर्स जो है हमारा कभी भी एक तरफ से नहीं लगेगा, ऑलवेज इन पेयर। ठीक है, फोर्स ऑलवेज इन पेयर। अगर आप किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हो तो ऑपोजिटली वो भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है। फोर्स कभी भी एक तरफ से नहीं होता है, ये हमेशा आपके पेयर में ही काम करता है। तो कीप दैट रिमाइंड। ठीक है, आगे समझ में? अब यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे आपके न्यूटन के लॉ, जो हमारे तीनों के तीनों लॉ हैं उनको हम देखते हैं। ठीक, पहला लॉ क्या बोलता है? पहला, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि आपका जड़त्व का नियम। ठीक, देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। कोई वस्तु विराम अवस्था में या समान चाल से गति कर रही है जब तक उस पर कोई वह असंतुलित बल कार्य ना करे। एक बार पढ़ लो, ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। जैसे कि ये मेरी बॉल पड़ी हुई है, ये हमारा फुटबॉल है बड़ा सा, ये फुटबॉल यही मैदान में इसी जगह सेम सालों के सालों आपकी पड़ी रहेगी जब तक कि कोई बाहर से इस पे फोर्स यानी बल ना लगा दिया जाए, तब तक ये जो है यहीं की यहीं पड़ी रहेगी। जैसे इस बोर्ड का भी मैंने बताया कि इसकी पोजीशन है रेस्ट में, तो ये रेस्ट में ही पड़ा रहेगा जब तक इस पे कोई भी बाहर का फोर्स ना लगे। सेम दूसरी चीज हो जाती है, ऐसी कोई भी वस्तु है जब तक वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसको रोक न दें। ठीक है, जब तक क्या है हम उस पे बल का प्रयोग ना करें तब तक वो वस्तु जो है मोशन में रहेगी। ठीक, जैसे चलता हुआ पंखा है, कभी ऐसे बहुत हल्का चल रहा हो एकदम हाथ लगा तो वो रुक जाता है। अब ऐसे नहीं कि पूरा पंखा चल रहा है उसमें जाके उंगली ऐसे हाथ लगाने की कोशिश की कट जाएगी। ठीक है, हाथ से आप कोई भी चीज मोशन में आप हाथ लगा के रोक सकते हो, उसका मोशन चेंज कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी वस्तु मोशन में है, गति में है, तो गति में ही रहेगी जब तक फोर्स ना लगा दो। कोई भी वस्तु अगर हमारी विश्राम की अवस्था में है तो वो विश्राम में ही रहेगी जब तक फोर्स ना लगा दो। और अगर आप फोर्स लगा के किसी भी वस्तु की गति को यानी स्पीड को भी हम चेंज कर सकते हैं, वो समान यूनिफॉर्म स्पीड से ही मोशन में चलती रहेगी जब तक कि आप जो है उस पर फोर्स नहीं लगा देते हैं। ठीक है, तो आगे समझ में? अब देखते हैं हम ये इनर्शिया एक बार समझते हैं। जड़त्व का नियम हमारा होता क्या है? ये बोलता है शरीर की प्रॉपर्टी है जो हमारा चेंज को अपोज करती है। मतलब कि हमारे शरीर, हमारी बॉडी, किसी भी वस्तु की ये विशेषता है कि वो जो है कोई भी अगर चेंज हो रहा होगा, परिवर्तन हो रहा होगा, उसका अपोज करेगी। जैसे कि कोई वस्तु अगर गति में है, ठीक है, अगर गति में है तो वो अपोज करेगी कि वो मोशन में ना जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो कि जब आपने देखा है कि हम होते हैं कार में, गाड़ी में बैठे हुए हो या बस में बैठे हुए हो, चल रही है, मजे से आप चल रहे हो, जैसे ही ब्रेक लगता है, मतलब कि देखो बस चल रही है, ठीक, एक बारी इधर देख लेते हैं। जैसे ये बस है हमारी, ये चल रही है, इस बस में जो है आप बैठे हुए हो, ये बस ऐसी नहीं होती है, ये मत बोलना। ठीक है, ये हमारा बस है, ये चल रही है, आप इसमें बैठे हुए हो। ठीक है, आप इसके अंदर बैठे हुए हो। जैसे ही ये बस जो है आपका रुकेगी, क्योंकि आप बैठे हुए हो इसमें, बस गति में, यानी कि आपकी बॉडी भी गति में है। आपकी बॉडी कैसे है? मोशन में है। किस में है? हमारा मोशन में है, गति में है। जैसे ही इस पे ब्रेक लगेगा, जैसे ही द मोमेंट ब्रेक इस पे लगेगा, तो आप बॉडी क्या करेगी? आपकी बॉडी, नीचे वाला पोर्शन जो मोशन में था वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है वो आगे जाके एकदम से धड़ाम से गिरेगा। ठीक, ये देख सकते हो आप कि एकदम से जब ब्रेक लगता है ना चलती हुई गाड़ी में, तो आप एकदम से क्या है, आगे जाके गिर रहे हो, क्योंकि आप
आपकी बॉडी मोशन में आ चुकी थी। अब जो ब्रेक लगा है यानी कि वो विश्राम की अवस्था में जा रही है और आपके शरीर ने उसका अपोज किया है, इसीलिए आपको ब्रेक इतनी जोर से लगता है। यही हमारा जड़त्व का नियम बोलता है। दूसरा ये भी बोलता है कि अगर कोई भी वस्तु विश्राम में है, सेम जैसे कि आप बैठे हो आराम से, आप रेस्ट में हो, ठीक, एकदम से अचानक से अगर ड्राइवर आपका गाड़ी चला दे तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में भी हमारी बॉडी क्या है, एकदम से झटका खा के आप गिरोगे। ठीक है, तो क्या है, यही आपका जड़त्व का नियम हमारा कहता है। अब जड़त्व का नियम भी जैसे एक होता है हमारा विश्राम का जड़त्व, लिख देते हैं, एक है हमारा विश्राम का जड़त्व। एक कैसा होता है, एक हमारा होता है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। इसमें क्या होता है, देखो विश्राम के जड़त्व में ये होता है कि कोई भी वस्तु रेस्ट से मोशन में, कोई भी वस्तु जो है वो हमारा रेस्ट से मोशन में को अपोज करती है। क्या है, अपोज करती है। ठीक है, मतलब कि कोई भी वस्तु जब विश्राम की अवस्था में, जैसे ही वो मोशन में जाएगी तो वो गति में जाने वाली अवस्था को चेंज करती है। सेम इसमें क्या होगा, इसमें मोशन से, इसमें हमारा मोशन से रेस्ट को शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने, ये अपोज करेगी। आगे समझ में, ठीक है। अब इसके विश्राम का जो जड़त्व है, एक सेकेंड, ये हमारा मिट गया क्या, ओके मैं लिख देती हूँ दोबारा से। ठीक है, अब देखो विश्राम के जड़त्व के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका आ जाएगा जो हमारा ट्री है, पेड़ पे देखा है हमारा, पेड़ पे फल लगता है, फ्रूट ऑन अ ट्री, फ्रूट ऑन अ ट्री। देखो बचपन में आमी वगैरह बहुत सारी तोड़ी होंगी। अब जो तो हमारा पेड़ पे कोई भी फल लगा हुआ है, यानी वो विश्राम की अवस्था में मजे में लगा हुआ है, लेकिन आप क्या करते हो, आप अननेसेसरली उस पे जाके डंडियां मारोगे, ठीक है, या पत्थर वत्थर फेंकोगे ताकि वो आम के फल नीचे गिर जाए। तो वो क्या है, मतलब वो विश्राम से अपना नीचे गिरने को अपोज करेगा। वो क्या है, हमारा अपोज कर रहा है, क्योंकि वो आपका रेस्ट की स्थिति में हमारा ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखे हमने, एक तो फ्रूट ऑन अ ट्री हो गया, ये देख लिया, एक हमारा आपका हॉर्स राइडिंग हो गया। ठीक है, हॉर्स राइडिंग में भी सेम आपको चीज देखने को मिलती है। और एक हमारा कार में जब आप बैठे हुए हो तो ये भी आपका इसका एग्जाम्पल है। और एक हमारा रोलर कोस्टर राइड्स होती हैं, ये भी हमारा एग्जाम्पल्स है। अब आ जाते हैं हम गति का जड़त्व पे, मतलब कि कोई भी बॉडी मोशन में है तो क्या होता है, मोशन से रेस्ट को जब अपोज करती है तब उसको हम देख लेते हैं। इसमें तो वही आ गया, गाड़ी में बैठे हो, जैसे ही हमारा ब्रेक, मूविंग कार और मूविंग बस। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेक लगेगा आपकी जो बॉडी है उसको अपोज करेगी, क्योंकि वो हमारी बॉडी जो है आपकी मोशन में है, और वो बॉडी जो है हमारी जब मोशन में है तो वो रेस्ट में जाने से अपोज करेगी। इसीलिए आपको क्या है, एकदम से ब्रेक लगता है तो आप झटका खा के एकदम आगे गिरते हो। इसीलिए बोला जाता है कि हमको सीट बेल्ट का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। आगे गिरोगे उसमें लग जाएगा, आगे आपका सर शीशा वीसे में फूट सकता है, तो हम सीट बेल्ट का यूज करते हैं, जो कि करना चाहिए आपको। ठीक है, तो वो किस पे, लॉ ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है, और उसमें भी हमारा गति के जड़त्व पे है, गति के जड़त्व पे। ठीक है, मूविंग कार हो गया। इसमें और भी काफी सारे एग्जाम्पल हैं हमारे। ठीक है, और हाँ, इसका एक एग्जाम्पल और है, जब हमारा जैसे कि आप बस में जा रहे हो, ठीक है, तो हमारा एकदम से आपकी जैसे गोल गोल होता है ना, तो आप एकदम से घूमे, कट लिया, तब भी आपकी बॉडी जिधर कट लिया एकदम से दूसरी साइड को हमारी बॉडी जो है झुक जाती है जब आपका मोड़ आता है, टर्न आता है, किसी भी व्हीकल पे आप ट्रेवल बैठे हुए हो उस टाइम पे। आगे समझ, ठीक है। तो आई होप लॉ ऑफ इनर्शिया हमने अच्छे से देख लिया। अब दोस्तों हम समझेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है। ये थोड़ा सा मैं बोलूंगी टिपिकल है, मुझे भी जब मतलब स्कूल टाइम इसको समझने में काफी थोड़ा टाइम लगा था, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ यानी कि हमारा क्या, गति का दूसरा नियम। क्या हमारा गति का दूसरा नियम। ठीक, ये क्या बोलता है, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर
लगाए गए बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। पहली बात तो ये मोमेंटम होता क्या है, देखो इसको बात करें तो ये हमारा पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को। किससे? हमारा मोमेंटम को हम डिनोट करेंगे पी से। ये हमारा होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर मोशन की मात्रा कितनी है, कि बॉडी वो कितनी मूवमेंट में है, कितना मोशन है उसके अंदर, इसी को हम मोमेंटम बोलते हैं। क्या? हमारा मोशन ऑफ अ बॉडी ठीक है। और इसकी बात करें, ये हमारा डिपेंड किस पे करता है, तो ये हमारा डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पे और उसके एक्सेलरेशन पे। किस पे? तो P बराबर हो जाता है हमारा m इंटू v। ठीक है, तो क्या रहेगा हमारा, यानी कि जिस बॉडी का आपका जितना ज्यादा मास होगा, जिस बॉडी का हमारा जितना ज्यादा मास होगा उसका मोमेंटम उतना ही हमारा ज्यादा रहता है। जितना कम मास होगा किसी भी बॉडी का, द्रव्यमान जितना कम रहेगा उतना ही हमारा मोमेंटम भी उसका कम रहेगा। ओके ठीक है, तो एक चीज यहां से देख ली हमने कि किस पे डिपेंड कर रहा है मोमेंटम। हमारा मोमेंटम डिपेंड कर रहा है आपकी बॉडी के मास पे और साथ ही उसकी वेलोसिटी पे। किस पे? मास पे और वेलोसिटी पे। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा उसका मोमेंटम होगा। ठीक है, तो अब इसमें बात करूं, जैसे आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा, आपने बॉल क्रिकेट खेला है। क्रिकेट में एक हमारी प्लास्टिक की बॉल होती है, एक आपकी रबर की बॉल होती है, एक हमारी लेदर की बॉल होती है। ठीक है, आप तीनों को मास में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा, अगर हम मास की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मास रहेगा हमारा किसकी? लेदर की बॉल का। ठीक है, फिर हमारा उससे कम रहेगा किसका? आपका जो रबर की बॉल रहेगी। फिर सबसे कम रहेगा हमारा प्लास्टिक की बॉल। कोई भी पर्सन है, लेदर की बॉल अगर उसकी तरफ आ रही है तो उसका मास ज्यादा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तब आपने देखा होगा किसी के सर पे पड़ गया, पैर पे पड़ गया तो टूटने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक, वहीं अगर प्लास्टिक की बॉल की बात करें तो प्लास्टिक की बॉल में आप जो है लगेगी नहीं वो उतनी जोर से, उसका मास बहुत कम है। मास कम होने की वजह से उसके अंदर मोमेंटम कम देखने को मिलेगा, संवेग हमारा कम रहता है। ठीक है, आगे समझ। तो इसका मतलब ये जो है मास और वेलोसिटी पे हमारा डिपेंड करता है। वहीं रबड़ की बॉल है या फिर, तो उस बॉल को अगर आपको जोर से मारना है, जैसे हमारी लेदर की पड़ रही थी, उसका तो मास ज्यादा है, तो उसमें क्या करोगे? उसको आप थोड़ा दूर से फेंकोगे, बहुत ज्यादा फोर्स लगा के फेंकोगे। जब ज्यादा फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे जो है मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी हमारी बढ़ा दी आपने। ठीक है, ज्यादा फोर्स लगा के मारा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी। अब वेलोसिटी जैसे ही बढ़ी तो उसका मोमेंटम हमारा और बढ़ गया, तो अब जो है वो और तेज से बॉल किसी के जाके लगेगी, क्योंकि उसमें संवेग हमारा ज्यादा है। तभी आपने देखा उस मोमेंटम को कम करने के लिए कोई भी क्रिकेटर होता है, जब कैच कर रहे होते हैं तो हाथ को पीछे करते हैं। हाथ को क्या है? पीछे करते हैं। आगे से पकड़ोगे तो वो जो उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा, यानी वो ज्यादा फोर्स आपके हाथों पे आगे लगेगा और इंजरी के चांसेस है। ठीक है, तो यही हमारा क्या बोलता है, हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है। वैसे और कुछ देख लेते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान स्थिर हो तो लगाया गया बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। क्या? हमारा एक्सेलरेशन को उत्पन्न करता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान हमारा m तो स्थिर है, ठीक है, m हमारा क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा त्वरण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके मास के। ओके ठीक है, आगे समझ में। F बराबर m, यही हमारा फॉर्मूला है आपका न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। हमारा जो आपका मोशन का सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला निकल के आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। की फोर्स हमारा कितना हो गया? मास हो गया इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारा हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, एक बार निकाल के देखते हैं कि हमारा जो F बराबर m a है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपका आया कैसे? ये हमारा आया कैसे कि फोर्स जो है हमारा ये होता है। सब बंद तो नहीं हुआ है ना? ठीक है, ओके ठीक। तो F रहेगा हमारा, F इज इक्वल टू आपका चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन, डिवाइड करेंगे इसको किससे? हमारा टाइम, कि जो आपका मोमेंटम में चेंज है वो कितने समय में आपका आया है। मोमेंटम में जो चेंज है वो हमारा कितने समय में देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट F बराबर रहेगा हमारा m इंटू वी माइनस m इंटू यू अपॉन टी। अब देखो ये कैसे आया, ये हमारा कैसे आया।
आपको ये चीज तो देखा था हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी उसकी जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगी, लेकिन फाइनल पहुंचते पहुंचते उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारी चेंज हो जाती है। तो जो उस चेंज में आपका टाइम कितना लग रहा है, कि वो जो बदलाव आ रहा है उसमें टाइम कितना जा रहा है, यही तो हम देख रहे हैं ना। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम m कॉमन ले लेंगे, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा v माइनस यू अपॉन क्या हमारा t। ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी, और यहीं से आपका निकलेगा f इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला आपका इस प्रकार से निकल के हमारा आया है। आगे समझ में? ठीक, अब देखते हैं हम आपका न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, एक सेकंड, हाँ न्यूटन्स, सॉरी सेकंड लॉ तो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ की। ये एग्जांपल है मोमेंटम वाले। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि कोई भी अगर आप फोर्स लगाओगे किसी वस्तु पे तो वो ऑपोजिट आप पर भी फोर्स लगाएगी। प्रत्येक क्रिया के लिए समान परिणाम का तथ्य विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, किसी भी चीज पे आप बल लगाओगे वो ऑपोजिटली आप पर भी फोर्स लगाएगी। क्रिया और प्रतिक्रिया परिणाम में समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। यही बोलता है कि फोर्स इज ऑलवेज इन पेयर, फोर्स इज ऑलवेज इन पेयर। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि फोर्स कभी एक ही वस्तु से लग रहा है उसका अपोज नहीं किया होगा। फोर्स अगर किसी भी चीज पे लग रहे हैं तो वो हमेशा पेयर में, कि आप उस पे लगा रहे हो वो आप पे लगा रही है, कभी भी सिंगुलर काम नहीं करता है, सिंगुलर काम नहीं करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लो कैसे हम बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा है, सबसे पहले तो हम बोट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखा है कि जब भी आपने कभी भी बोटिंग की हो तो जब बोट किनारे पे आके लगती है तो आपका एक पैर बोट में होता है और दूसरा पैर हमारे किस पे, वो जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, ठीक है जो भी है, ठीक है वहां पे होगा। मतलब कि आप जो है बोट से निकलने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आपका एक पैर जब बोट में है और एक पैर दूसरी तरफ आपका जमीन पे है, तो आपने देखा है कि एक पैर से आप फोर्स लगा रहे हो ज्यादा, तो बोट जो है पीछे भागने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो आपने फोर्स इस बोट पे लगाया, ठीक है, वो उसका क्या कर रही है, वो हमारा अपोज करेगी, तो एकदम से पीछे भागने की कोशिश करेगी। ठीक है, सेम हमारा अगर आपने स्विमिंग करी हो, अगर आपने बोटिंग करी हो, तो वो ऐसे करके चलाते हैं ना उसको, पानी पीछे फेंकते हैं, तो वो पानी भी आप पर भी ऑपोजिटली फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक, सेम ये हमारा रॉकेट प्रोपल्सन, जब रॉकेट को छोड़ा जाता है हमने, ठीक है, यानी उसमें फ्यूल भरा हुआ है, उसमें आप फोर्स लगा रहे हो, तो नीचे से भी हमारी जो है इसमें गैस है और यहाँ से भी आपका इसमें एक ऑपोजिटली हमारा फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, तो रॉकेट देख लिया हमने। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे बंदूक अगर आपने कभी चलाई हो, गन फायर कभी किया हो, तो आप देखोगे जैसे ही आप उसका ट्रिगर दबाते हैं, गोली आगे निकलती है तो एक झटका लगता है हाथ में, यानी कि जो बंदूक था आपने उसको फोर्स लगा के गोली आगे निकाली, लेकिन उससे भी आपको ऑपोजिटली एक फोर्स लगता है और क्या है, आपको भी एक झटका सा महसूस होता है। तो मतलब बेसिकली यही है, किसी भी चीज पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो हमारा क्या होगा, जब हम किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, वो वस्तु भी ऑपोजिटली आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, ओके। तो ये मोमेंटम वैसे हम देख चुके हैं। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय अ बॉडी। किसी वस्तु में गति के कारण जो भी परिणाम होता है उसको गति राशि बोलते हैं, उसको मोमेंटम कहते हैं। P बराबर n इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी। P से इसको डिनोट करोगे, इसकी यूनिट क्या है हमारा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की क्या है हमारा, मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला देख लिया हमने, P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, और हाँ कैसी है ये हमारी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, दिशा रहित क्वांटिटी है। कैसी, क्योंकि आपने देखा इसमें आ गई वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसी है हमारी, वेलोसिटी आपकी सदिश राशि है। क्या है हमारी, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, गति राशि संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वैसे ये हम बता चुके हैं। जब किसी तंत्र पर कोई वहाबल कार्य नहीं करता तब उस तंत्र की कुल गति हमारी क्या रहती है, आपकी स्थिर रहती है। लेकिन जैसे आप बल लगा दोगे तो आपकी जो गति है, उस मोमेंटम है, उसको हमने क्या है आपका चेंज कर दिया। तभी तो आया था हमारा फोर्स इज टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, यहीं से तो फॉर्मूला आया है हमारा। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक,
अब हम देखेंगे हमारा इम्पल्स क्या होता है, आपका आवेग क्या होता है। संवेग तो देखा हमने, कम समय के लिए लगने वाले बल से उत्पन्न गति राशि में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। इम्पल्स इज अ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। किसी भी बहुत ही छोटे समय में अगर आपने किसी भी चीज पर फोर्स लगा दिया और उसकी जो गति राशि है, उसकी जो मोमेंटम है, उसमें जो चेंज आया, उसी को हम आवेग बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि किसी भी वस्तु पे आपने फोर्स लगाया बहुत छोटे समय के लिए, फॉर एग्जांपल 2 सेकंड के लिए फोर्स लगाया, उस 2 सेकंड के आपके फोर्स की वजह से उसके जो संवेग में परिवर्तन देखने को मिला इन टी टाइम, इसी को हम इंपल्स या आवेग बोलते हैं। तो इंपल्स बराबर फोर्स इनटू टाइम, फोर्स लगा कितने समय में लगा, यही हमारा इंपल्स हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम से क्या रिलेशन है इसका, I बराबर डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस हमारा एम यू। न्यूटन सेकंड लॉ, ये वैसे समझा चुकी हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ दोबारा से मत समझो। और हमारा कैसी है, ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम देख लेते हैं आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या है, किसी सतह पर लंबवत लगने वाले बल को हम थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, किसी भी सतह पर लगने वाले बल को हम थ्रस्ट बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि किताब हो गई हमारी, है ना, किताब टेबल पे रखी हुई है, कैसा बल लगा रही है, वो हमारी परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही है, कैसा लंबवत हमारा बल का प्रयोग कर रही है। ये बच्चा है, 2 लोग हैं आपस में, मतलब बैग को जो है आपके कंधों पर लटका के जाते हैं, हम सब स्कूल में जाते थे। ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारे कंधों पर परपेंडिकुलर एक फोर्स का इस्तेमाल कर रही है। कैसा, परपेंडिकुलर हमारा फोर्स उसके द्वारा लगाया जा रहा है। ऐसे कभी आपने देखा हो कि इकट्ठा हम सामान अगर किसी भी चीज पे इकट्ठा वजन रख दें, एक पॉइंट पे अगर हम रख देते हैं, तो क्या है, उसमें जो बल है वो बहुत तेजी से लग रहा है और चांसेस हैं कि हमारी वस्तु टूट जाएगी। जैसे कि कोई भी टेबल है और बहुत हल्की टेबल है, अगर आपने उस पर 50 किलो का वजन एक जगह रख दिया, कंसंट्रेट फोर्स रख दिया, तो चांसेस हैं कि वो हमारा टूट जाएगी। लेकिन उस 50 किलो को अगर आपने इस टेबल पे पूरा बंटवा दिया, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा यहाँ, पूरे पे ऐसे करके पाट के रख दिया, अब चांसेस हैं कि बल जो है एक जगह नहीं पड़ रहा है, एक पॉइंट पे नहीं पड़ रहा है, हमारा सारे पॉइंट पे पड़ रहा है, पूरा इक्वली सब पे देखने को मिल रहा है, तो हमारे क्या चांसेस हैं कि आपकी जो टेबल है वो आपकी नहीं टूटेगी। ठीक है, तो थ्रस्ट बेसिकली यही है कि जो भी फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है उसको थ्रस्ट बोलते हैं। मेनली इसका संबंध प्रेशर से है। ठीक है, तो प्रेशर बराबर हो गया हमारा फोर्स डिवाइडेड बाय हमारा एरिया। ठीक है, तो फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है, यही हमारा प्रेशर है। ये बेचारा बच्चा है, इसकी जो वो है बद्दियां जिसको बोलेंगे, स्टेप्स हैं जो हमारी बैग की, वो बहुत पतली है, बल्कि इसकी चौड़ी है। अब इसकी पतली है, यानी कि अगर इसके बैग में 10 किलो वजन है फॉर एग्जाम्पल, तो इन पतली पट्टियों पे ज्यादा वजन पड़ेगा, उसको ज्यादा वजन महसूस होगा। लेकिन इसमें बात करूं, इसकी थोड़ी चौड़ी है जैसे, तो चौड़ी होने का मतलब है कि जो वजन था उसने ज्यादा एरिया में वो बढ़ चुका है, तो आपको दर्द कम महसूस होगा। ठीक है, तो दर्द क्या है हमारा, कम महसूस होगा। तो एरिया डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है हमारा फोर्स, प्रेशर। ठीक, कुछ पॉइंट्स है याद रख लेना। 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 हमारा पास्कल हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज इफ एरिया डिक्रीजेज, जैसे ही हमारा बल जो है वो आपका कैसा होता है, बल आपका बढ़ता है जैसे ही हमारा एरिया डिक्रीज होता है। जैसे कि ये वुडन ब्लॉक में अगर आपने कील वगैरह ठोकी हो, तो कील का जो आगे का पॉइंट है वो हमेशा नुकीला होता है, ताकि जो आप पीछे से फोर्स लगा रहे हैं वो आगे जाके एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो ज्यादा बल से वो अच्छे से घुस जाएगी। वहीं अगर मोटी पॉइंट का कील लेने के ठोकने की कोशिश करना, वो नहीं ठुकेगा, क्योंकि उसका जो बल है वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं है, वो पूरे में इतने एरिया में बटा हुआ है। पहले अगर 10 न्यूटन का बल इतने से पॉइंट पे है और 10 न्यूटन का बल इतने से पॉइंट पे है, तो ऑब्वियसली है ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना। ठीक है, तो प्रेशर क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले आघात बल को हम प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर इज द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, की थ्रस्ट कितने एरिया पे लग रही है, यही हमारा हो जाता है आपका प्रेशर। ओके, अब थ्रस्ट और प्रेशर के बीच में थोड़ा सा रिलेशन देख लो। समान थ्रस्ट के लिए क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक होगा, क्षेत्रफल अधिक होगा तो हमारा दाब जो है आपका कम होगा। ठीक है, क्षेत्रफल अधिक, दाब कम, और हमारा क्षेत्रफल कम तो दाब ज्यादा। ठीक है, थ्रस्ट डायरेक्टली परपेंडिकुलर होती है हमारी सरफेस के, आघात बल हमेशा सतह पर लंबवत लगता है, ये भी याद रखना। प्रेशर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थ्रस्ट के, दाब आघात बल के समानुपाती होता है,
अगला है दाब क्षेत्रफल के वत क्रमानुपाती होता है, यानी कि अपोजिट होता है। ठीक है, दाब अधिक क्षेत्रफल अधिक। ठीक है, दाब कम तो क्षेत्रफल कम। दाब द्रव्य और गैसों सभी दिशाओं में हमारा लगता है। आगे समझ। अब हमारा एक इसमें कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, वो है हमारी बायोंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये क्या है देख लेते हैं। इसमें हम बात करेंगे उत्प्लावन बल की। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य यानी तरल या गैस में डुबोई जाती है तो द्रव्य द्वारा उस पर के ऊपर लगाया गया बल हमारा बायोंसी फोर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बायोंसी फोर्स बोलते हैं। जैसे कि एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है मेरा। अब इस कंटेनर के अंदर मैं कोई भी लोहे, इसमें है पानी सबसे पहले, तो इसमें हमने क्या भरा? इसमें वाटर फिल कर लिया हमने। ठीक, अब इसमें है वाटर। अब इसमें मैं एक कील का टुकड़ा डालूंगी। एक कील या लोहे की कोई भी कील हो गई, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो गया, साबुन हो गया, अक्सर गिर जाता है बाल्टियों में, तो वो मैंने इसमें डाला। तो वो जो साबुन गया इसके अंदर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट गया मान के चलो, तो उसने इस पानी पे जो फोर्स लगाया, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बॉयंसी बोलते हैं, इसी को बॉयंट फोर्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? बॉयंट फोर्स, इसको ही हम बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी? ऊपर की ओर, यानी ये नीचे गिर रहा है लेकिन ये ऊपर की ओर इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। नेचर कैसा है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इकाई इसकी क्या है? हमारा न्यूटन होती है। ठीक, और एक चीज और याद रख लेना, जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उस पर ये वाला फोर्स हमारा काम करता है। आगे देखते हैं। उत्प्लावन बल इज इक्वल टू विस्थापित द्रव्य ऑफ विस्थापित द्रव्य का भार। ठीक है, मतलब कि जैसे ये हमने ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल दिया, अब ये जो है आपका तैर रही है, और वहीं हमने लोहे की कील अगर पानी के अंदर डाल दी तो वो आपकी डूब जाती है। तो कैसे काम करता है ये फोर्स? हमारा उतना ज्यादा फोर्स होगा जितना हमने ज्यादा उसको विस्थापित कर दिया है। यानी कि आपने ये डाला, इसने पानी को क्या करा? इसने पानी को विस्थापित कर दिया ना, पानी को यहाँ से हटाया तभी तो इसने खुद जगह ली है। सेम इसने क्या किया? इसने पानी को विस्थापित किया, उसके बाद ही तो ये वहां आके बैठा है ना। ठीक है, यदि वस्तु का घनत्व हमारा कम होता है द्रव्य के घनत्व से तो वस्तु तैरती है। जैसे इसकी डेंसिटी की बात करेंगे तो इसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है, यानी कि तो ये तैरने लगी। वहीं इसके घनत्व की, लोहे के घनत्व की बात करेंगे, लोहे की सरिया हो गई या फिर कोई और ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है। जब ज्यादा है तो उसका दाब काम करेगा और जो वस्तु है वो हमारी पानी के भीतर सबमर्ज हो जाएगी, डूब जाएगी। वहीं जिसका घनत्व कम है वो आपकी तैरने लगेगी। ठीक है, यदि वस्तु का घनत्व हमारा ज्यादा होता है द्रव्य के घनत्व से तो वस्तु डूब जाती है, और कम रहता है तो ऊपर हमारी तैरती रहती है। ठीक है, आगे समझ। अब हम अगला देखते हैं आपके सेंट्रीपिटल फोर्स और हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। केंद्राभिमुख बल और दूसरा है हमारा क्या? केंद्र पसारी बल। सबसे पहले ये देखते हैं, वृत्तीय पथ में गति कर रही वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल हमारा केंद्र विमुख बल कहलाता है। मतलब ऐसा बल जो आपका केंद्र की ओर लगे। याद रखना कैसे लगेगा? हमारे सेंटर पे लग रहा है ये फोर्स। कैसे काम कर रहा है? आपका फोर्स जो है हमारा सेंटर पे लग रहा है। द फोर्स दैट एक्ट ऑन अ मूविंग बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर। दोनों बल सेम है, बस एक अंतर है, एक सेंटर की तरफ लगता है और एक सेंटर से बाहर लगता है। एक टूवर्ड्स दी सेंटर, एक आउटवर्ड दी सेंटर। तो ये है हमारा टूवर्ड दी सेंटर। डायरेक्शन केंद्र की ओर, कैसी क्वांटिटी है? सदिश राशि है। फॉर्मूला याद रखो, F बराबर mv² अपॉन आपका r। दूसरे बल की बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वृत्तीय गति में घूमती हुई वस्तु पर केंद्र से बाहर, इसमें क्या है? सेंटर से आउटसाइड। ठीक है, केंद्र से बाहर ये लगेगा। इसके एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। वैसे बाहर की ओर अनुभव होने वाला काल्पनिक बल केंद्र पसारी बल कहलाता है। द अपरेंट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। डायरेक्शन केंद्र से बाहर की ओर होती है। दोनों हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो, ये हमारा कैसा है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। जैसे ये कोई भी आपने हाथ में ऐसे ले लिया और उसको ऐसे घुमाना शुरू करा तो वो कौन सा फोर्स लग रहा है उस पर? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, टर्निंग अ कार जैसे ही टर्न लेती है हमारा, तो आपके बाल पीछे को उड़ने लगते हैं एक दिशा में, तो वो कौन सा काम कर रहा है? वो भी हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक, और हमारा कौन सा है? प्लेनेट हमारे सन की ओर जो रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वो वाला भी हमारा हो गया। फिर अगला हो जाएगा हमारा गोइंग थ्रू अ लूप ऑन अ रोलर कोस्टर। ये भी। और एक चीज और देखी होगी, जब हम मेले के झूले में झूलते हैं,
बड़े वाला चरक अगर आपने झूला हो कभी, तो कभी देखना जब बड़े वाले चरक में आप झूला झूलोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा चरक है, इसमें आप झूला झूल रहे हो, तो अगर आप कोई भी वस्तु ऊपर से फेंकोगे ना, वो कभी सीधी नहीं गिरेगी, वो हमेशा सीधी नहीं गिरेगी, वो हमारी झुकती हुई गिरती है। क्यों गिरती है वो ऐसे? उसका रीजन है क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो आपके सूरज के चारों ओर चक्कर काट रही है, यानी कि मूवमेंट में है और वो घूम रही है एलिप्टिकल पाथ में। इसकी वजह से आप देखना कभी भी वस्तु हमारी ऐसे सीधी नहीं गिरेगी, सीधी नहीं गिरती, वो अंदर को घूमती हुई गिरती है। कैसे? अंदर को झुकी हुई आपको प्रतीत होगी। ठीक है, तो केंद्र की ओर और हमारा केंद्र से बाहर वास्तविक बल होता है केंद्र विमुख, और ये हमारा काल्पनिक बल होता है, वृत्तीय गति के लिए आवश्यक होता है, और ये हमारे संदर्भ फ्रेम पर आपका निर्भर होता है। ओके, ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो आपका जो है खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब इसके जो एमसीक्यू हैं वो मैंने इस क्लास में नहीं कराई क्योंकि क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाती, तो अच्छे खासे एमसीक्यू हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं हमारा। ठीक, तो आप जो है वो अगले क्लास में हम देखेंगे, और जिन बच्चों ने भी अगर किताब नहीं ली हो तो जाके एक बार ये किताब ऑर्डर कर दीजिएगा। ठीक है, 299 में ये किताब आपको मिल जाएगी। अभी ऑफर चल रहा है, बाद में रहे ना रहे तो एक बार देख लो। ठीक, बीच बीच में ऑफर के पे भी शायद दिक्कत आ रही है बच्चों को, तो वो डोंट वरी, अभी है ऑफर, आपको 299 में मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी तो मुझे उम्मीद है मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये किताब खरीद ही ली है। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो फॉर पीडीएफ, यहीं पे आपको सारी की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं। और यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन अगर नहीं जा रहा है तो आप यहाँ से वीडियो का लिंक डाल दिया जाता है, टाइमली जाके वीडियो को वॉच कर पाओगे आप। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। अगले क्लास में मिलेंगे, टॉपिक सेम रहेगा बट हमारे एमसीक्यूज उनमें हम करेंगे, क्वेश्चंस सिर्फ करेंगे। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर कर दो यार दोस्तों के साथ। आप उतना सपोर्ट दिखा नहीं रहे हो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। बाकी ठीक है, शेयर करो, बच्चों के साथ शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ग्रुप्स में शेयर करो। जितना ज़्यादा आप प्रमोट करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, ऐसा नहीं है कि और भी बच्चे होंगे शायद उनको भी ना पता हो, कंटेंट पसंद आ जाए, किसी का भला हो जाए, तो दैट नीडेड योर शेयर, एटलीस्ट वन शेयर। ठीक है, और बाकी कमेंट करिए, जो भी आपके विचार है, जो भी अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी आपके सजेशन है, सो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। अगले क्लास में मिलेंगे सेम टॉपिक क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।